प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इस समय प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम के चेंगलपट्टू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या बड़ी बातों का जिक्र किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे कि किस तरीके से इस पावन भूमि से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वे नमन करते हैं। आज 23 जनवरी का दिन है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस मौके पर याद किया और कहा कि आज एनडीए के सभी साथी तमिलनाडु का भविष्य तय करने के लिए जुटे हुए हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर तमिलनाडु के विकास की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु अब एनडीए की सरकार चाहता है। उन्होंने कहा कि लोग डीएमके सरकार को सीएमसी कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमें तमिलनाडु की डीएमके से अब मुक्त करना है, तमिलनाडु को डीएमके से मुक्त करना है और उस परिवारवाद से मुक्त करना है जिस पे डीएमके ने नियंत्रण लगा रखा है। उन्होंने कहा कि डीएमके के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। सीएमसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सी से करप्शन, एम से माफिया और सी से क्राइम है। उन्होंने कहा कि डीएमके ने तमिलनाडु की जनता का भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब तमिलनाडु की जनता ये चाहती है कि एनडीए आए। और देख सकते हैं आप ग्राफिक स्क्रीन पे जो सीएमसी प्रधानमंत्री ने कहा, जिसको अब कहा जा रहा है कि करप्शन, माफिया और क्राइम की सरकार है ये डीएमके। उन्होंने कहा कि डीएमके पर सिर्फ एक ही परिवार का नियंत्रण है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें तमिलनाडु को डीएमके की जंजीरों से आज़ाद कराना है और एनडीए की सरकार को तमिलनाडु में लाना है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उन्होंने साथ ये भी कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र ने तमिलनाडु के विकास के लिए अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि किस तरीके से बजट बढ़ाया गया है, फिर चाहे वो रेल बजट हो, फंडिंग हो। जो कांग्रेस की और डीएमके की सरकार थी, मिलकर काम कर रही थी, तब फंडिंग बहुत कम थी, लेकिन 2014 में जब से केंद्र सरकार में एनडीए आई है, तमिलनाडु के लिए फंडिंग बढ़ी है, बजट बढ़ा है। उन्होंने कहा कि एनडीए तमिलनाडु को यूपी से 7 गुना ज़्यादा रेल बजट दे रही है और ये अपने आप में एक अभूतपूर्व बात है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तमिलनाडु की भूमि से काफ़ी प्रभावित हूँ और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि तमिलनाडु हमारे देश का गौरव है और विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़ी बातें कही कि कैसे तमिलनाडु को विकसित बनाना है। काशी तमिल संगमम की बात भी प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं काशी से सांसद हूँ और कैसे काशी तमिल संगमम से देश की सांस्कृतिक एकता मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के साथ गरीब कल्याण की एक बड़ी राष्ट्रीय पहल भी केरल से शुरू हुई है, जिससे देश भर के रेहड़ी पटरी वालों और फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ मिलेगा। उन्होंने इन विकास और रोजगार सृजन वाली पहलों के लिए केरल वासियों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया और 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित केरला से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरला के लोगों के साथ खड़ी है। देश के दूसरे हिस्सों से केरला की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इससे केरला में ईज ऑफ ट्रैवल को बल मिलेगा। इससे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारे प्रोजेक्ट से केरला के विकास को भी गति मिलेगी। केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थ केयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। केरला में सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की शुरुआत, इनसे केरला को साइंस, इनोवेशन और हेल्थ केयर का हब बनाने में मदद होगी।
जो लोग सड़कों के किनारे गलियों में सामान बेचते हैं, इन स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति भी पहले बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ 100 रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि स्कीम बनाई। इस स्कीम के बाद देश भर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए इन साथियों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। यहां भी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। इसमें केरला के 10,000 और तिरुवनंतपुरम के 600 से अधिक साथी हैं। पहले सिर्फ अमीरों के पास ही क्रेडिट कार्ड होता था, अब स्ट्रीट वेंडर्स के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और तिरुवनंतपुरम के पास चेंगलपट्टू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले जनसभा को संबोधित किया। आपको बता दें कि तमिलनाडु में हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर है और हाल ही में हमने देखा है कि कैसे बीजेपी ने कॉर्पोरेट इलेक्शन में एक बड़ी जीत यहां पर हासिल की है और कहा जा रहा है कि ये एक सीढ़ी है जहां जो केरल में चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें एनडीए कैसे बढ़त हासिल कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से अब जनता चाह रही है कि डीएमके की सरकार को अब साइड किया जाए और एनडीए की सरकार को वहां लाया जाए, क्योंकि जनता अब त्रस्त आ चुकी है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब से केंद्र सरकार में एनडीए आई है, किस तरीके से तमिलनाडु के लिए बजट में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश से भी कंपेयर किया जाए तो 7 गुना ज्यादा बजट, रेल बजट जो है वो तमिलनाडु को इस समय दिया जा रहा है। उन्होंने डीएमके की सरकार को कहा कि जनता डीएमके की सरकार को सीएमसी कह रही है। सीएमसी का अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सी से करप्शन, एम से माफिया और सी से क्राइम। ऐसे में डीएमके की सरकार लगातार भ्रष्टाचार में ग्रस्त है। साथ ही साथ कैसे डीएमके का एक परिवार पूरा नियंत्रण करके इस समय बैठा हुआ है राज्य पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उस परिवारवाद से भी जनता को मुक्ति दिलानी है और अब वक्त आ चुका है जब जनता विश्वास करने लग गई है कि किस तरीके से एनडीए को अब दक्षिण भारत में लाया जाए और वहां विधानसभा चुनाव में कैसे अब बढ़त हासिल की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ ये भी कहा कि वे काफ़ी प्रभावित हैं तमिलनाडु की संस्कृति से। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज पराक्रम दिवस है और पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश दिया है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार। अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनए ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रिगेडियर आरएस छिकारा जी, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सहभागी और आईएनए के शाश्वत पुरुष लेफ्टिनेंट आर माधवन जी, 23 जनवरी की ये गौरवशाली तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मजयंती, नेताजी का पराक्रम, उनका शौर्य, आज की ये तारीख हमें प्रेरणा भी देती है, हमें नेताजी के प्रति
श्रद्धा भाव से भी भरती है। साथियों, बीते वर्षों में पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना का, नेशनल स्पिरिट का एक अभिन्न पर्व बन गया है। ये एक सुखद संयोग है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और फिर 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महापर्व मनाए जाने की एक नई परंपरा बन गई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साल 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य आयोजन अंडमान निकोबार में हो रहा है। शौर्य, पराक्रम और बलिदानों से ओतप्रोत अंडमान निकोबार का इतिहास, यहां की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे अनगिनत देशभक्तों की गाथाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसका संबंध, ये बातें पराक्रम दिवस के इस आयोजन को और भी खास बनाती हैं। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का विचार कभी भी समाप्त नहीं होता। यहां कितने ही क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई, यहां कितने ही सेनानियों के प्राणों की आहुति हुई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बूझने की जगह और तेज होती चली गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंडमान निकोबार की यही धरती आजाद भारत के प्रथम सूर्योदय की साक्षी बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 उस दिन यहां समंदर की लहरों को साक्षी रखते हुए भारत का तिरंगा फहराया गया। मुझे याद है साल 2018 में जब इस महान घटना के 75 साल हुए थे, तब 30 दिसंबर के ही दिन मुझे अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। राष्ट्रगान की धुन पर समंदर के तट पर तेज हवाओं में लहराता वो तिरंगा जैसे आह्वान कर रहा था कि देखो, आज कितने अनगिनत स्वतंत्र सेनानियों के सपने पूरे हुए हैं। भाइयों बहनों, आजादी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस गौरवशाली इतिहास को सहेजा जाना चाहिए था, लेकिन
उस दौर में सत्ता में पहुंचे लोगों के भीतर एक असुरक्षा की भावना थी। वो आजादी का श्रेय केवल केवल एक परिवार तक सीमित रखना चाहते थे। इस राजनीतिक स्वार्थ में देश के इतिहास की उपेक्षा कर दी गई। अंडमान निकोबार को भी गुलामी की पहचान से जुड़ा रहने दिया गया। इसके द्वीप आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम से जाने जाते थे। हमने इतिहास के इस अन्याय को खत्म किया। इसलिए पोर्ट ब्लेयर आज श्री विजयपुरम बन चुका है। श्री विजयपुरम, ये नया नाम, ये पहचान नेताजी की विजय की याद दिलाती है। इसी तरह दूसरे अन्य द्वीपों के नाम भी स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष द्वीप रखे गए। साल 2023 में अंडमान के 21 द्वीपों के नाम भी भारतीय सेना के जांबाज वीर पुरुष 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। आज अंडमान निकोबार के गुलामी के नाम मिट रहे हैं। आजाद भारत के नए नाम अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जिसका स्वरूप आधुनिक हो और उसकी आत्मा भारत की पुरातन चेतना से जुड़ी हो। नेताजी के इस विजन से आज की पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस दायित्व को बखूबी निभा रही है। हमने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया है। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिंद फौज के योगदान को भी देश ने याद किया है। हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ये विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं है, ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए और भविष्य के भी अमर प्रेरणा के स्रोत है। अपने आदर्शों का ये सम्मान, उनसे प्रेरणा, यही विकसित भारत के हमारे संकल्प को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर रहा है। साथियों, एक कमजोर राष्ट्र का अपने लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए नेताजी सुभाष ने हमेशा सशक्त राष्ट्र का सपना देखा। आज 21वीं सदी का भारत भी एक सशक्त और दृढ़ प्रतिज्ञ राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। अभी अभी आपने देखा है, ऑपरेशन सिंदूर
भारत को जख्म देने वालों के घर में घुसकर हमने उन्हें तबाह कर दिया। भारत आज शक्ति बढ़ाना भी जानता है, शक्ति संभालना भी जानता है और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। नेताजी सुभाष के समर्थ भारत के विजन पर चलते हुए आज हम डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। पहले भारत सिर्फ विदेशों से हथियार मंगाने पर आश्रित रहता था। आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 23,000 करोड़ को पार कर चुका है। भारत में बनी ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें कितने ही देशों का ध्यान खींच रही है। हम स्वदेशी की ताकत से भारत की सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हम 140 करोड़ देशवासी विकसित भारत के संकल्प के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं। विकसित भारत का ये रास्ता आत्मनिर्भर भारत अभियान से मजबूत होता है। इसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिलती है। मुझे विश्वास है विकसित भारत की इस यात्रा में पराक्रम दिवस की प्रेरणा हमें निरंतर इसी तरह बल देती रहेगी। मैं एक बार फिर आप सभी को नेताजी सुभाष की जन्म जयंती की बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जन्म जयंती है और आज का दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप वीडियो संदेश सुन रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी और सुभाष चंद्र बोस के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन इस बार 2026 का पराक्रम दिवस है, वो अंडमान और निकोबार में मनाया जा रहा है और अंडमान और निकोबार का स्वतंत्रता संग्राम से एक विशेष रूप से एक योगदान रहा है। कैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंडमान और निकोबार में स्वतंत्रता दिलाने की भरपूर कोशिश की और उसमें योगदान दिया। और 30 दिसंबर 1943 का दिन उन्होंने याद किया जब समुद्र की लहरों को साक्षी रहते हुए भारत का तिरंगा वहां फहराया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि साल 2018 में उसी स्थान पर वो गए थे और तिरंगा वहां लहराया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैसे आज सुभाष चंद्र बोस आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कैसे सुभाष चंद्र बोस हमेशा चाहते थे कि एक सशक्त भारत बने और उसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत की दिशा को आगे लेते हुए, उसी संदेश को आगे लेते हुए भारत आज आगे बढ़ चला है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों के दौर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में 4 दशकों से अधिक के वामपंथी शासन का अंत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जीत की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में केरल में बदलाव देखने को मिलेंगे। एक विशाल रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने याद दिलाया कि गुजरात में भाजपा का सत्ता में आना लगभग 4 दशक पहले एक शहर में जीत हासिल करने से शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि केरल में भी ऐसा ही होगा। आज मेरे लिए बहुत भावुक पल, लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है। आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुवनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को बहुत ही आदरपूर्वक नमन करना चाहता हूं। बोलो भारत माता की। तिरुवनंतपुरम नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर है। इसकी एक झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान भी देखने को मिली, जब उनकी एक हुंकार पर पूरा पंडाल नारों की गूंज से झूम उठा। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले चुनाव केरल की दशा दिशा को बदलने का चुनाव है। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। लेकिन एक तीसरा पक्ष भी है, वो पक्ष डेवलपमेंट का है, गुड गवर्नेंस का है, बीजेपी एनडीए का है। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल को विकसित बनाने में युवा शक्ति की बड़ी भूमिका है। उन्होंने राज्य में रोजगार के बढ़ते अवसरों को गति देने के लिए लोगों से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को बनाने का आह्वान किया। केरला को विकसित बनाने में हमारी युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन कांग्रेस ने यहां की युवा शक्ति के साथ हमेशा धोखा किया। एनडीए के पास केरला के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए गल्फ हो, यूरोप हो, दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलडीएफ सरकार पर शबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मंदिर में भगवान के पास से सोने की चोरी की खबरें हैं और भाजपा की सरकार बनने पर इन आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। उन्होंने केरल के लोगों से कांग्रेस से भी सावधान रहने को कहा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं और वो मुस्लिमी लीगी माओवादी कांग्रेस हो गई है। प्रधानमंत्री की रैली में ये तय हो गया है कि पार्टी की रणनीति केरल में केवल विकास की रहने वाली और विकास के एजेंडे के दम पर भविष्य में बीजेपी केरल की राजनीतिक दिशा और दशा तय करेगी। कैमरा पर्सन विक्की राजपूत के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, त्रिवेंद्रम।
केरल के तिरुवनंतपुरम में जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बच्चे के उनकी पेंटिंग बनाकर लाए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये उनके कार्यों के प्रति लोगों का प्रेम दर्शाने का तरीका है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी जनसभाओं के दौरान लोग उनकी पेंटिंग बनाकर लाते हैं और उन्हें भेंट करने के लिए खड़े रहते हैं। इसका सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन वे लोगों की भावनाओं की कद्र करते रहेंगे। चाहता हूं बहुत से युवा, बहुत से बालक अपनी भावना प्रकट करते हैं और मैं जानता हूं कि इसके बाद कुछ मुझको विशेष प्रेम करने वाले लोग भांति भांति के रील बनाते हैं। कोई इसको प्री प्लान बड़ा ड्रामा है ऐसा कहते हैं। ये सारी गालियां मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपके प्यार को समझता हूं। इन छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझता हूं और इसलिए रील बनाने वालों की गालियां तो खाता रहूंगा, लेकिन अगर किसी बच्चे ने 2 दिन 3 दिन इस प्रकार से प्यार से मेहनत की है, मैं उसका अपमान नहीं कर सकता, मैं इसको दुखी नहीं कर सकता। रील जितने ही बनने हैं बन ले, जनता के प्रति मेरी जो जिम्मेवारी है और जनता का मेरे प्रति जो भाव है वो इन रील से हजारों लाखों गुना अधिक ताकतवर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्कला स्थित शिवगिरी मठ के श्री नारायण धर्म संगम ट्रस्ट से जुड़े संतों से भेंट की। पीएम ने इसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा, सामाजिक सेवा, शिक्षा, आध्यात्मिकता और सामुदायिक कल्याण के क्षेत्रों में उनके समर्पित काम ने हमारे सामाजिक ताने बाने में एक स्थायी योगदान दिया है। श्री नारायण गुरु के शाश्वत आदर्शों पर आधारित उनके प्रयास समाज भर में समानता, सद्भाव और गरिमा को बढ़ावा देना जारी रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल केरल धीवरा सभा के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की। पीएम ने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि यह एक संगठन मछुआरों के कल्याण को बढ़ावा देने में सराहनीय काम कर रहा है। पिछले 1 दशक में एनडीए सरकार ने मछुआरों के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। हमारा जोर उनके लिए बेहतर बाजार और टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करने पर रहा है। यह काम आने वाले समय में और भी ज्यादा जोश के साथ जारी रहेगा। केरल विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस के भीतर एक बार फिर घमासान मचा हुआ है। आज शाम 6 बजे पार्टी हाईकमान द्वारा बुलाई गई अहम बैठक से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने आप को अलग कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं होंगे। इस बैठक में विधानसभा चुनावों की तैयारियों और यूडीएफ की संभावनाओं पर चर्चा होनी है। दरअसल आपको बता दें कि 20 जनवरी को कोच्चि में हुई कांग्रेस की महापंचायत में शशि थरूर को अपमानित किया गया था। उस कार्यक्रम में राहुल गांधी भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि शशि थरूर को कार्यक्रम स्थल पर 15 मिनट पहले पहुंचने और अपना भाषण जल्दी खत्म करने के निर्देश दिए गए थे, जिससे वे असहज महसूस कर रहे थे। कार्यक्रम में जब मंच पर राहुल गांधी आए तो उन्होंने शशि थरूर का नाम भी नहीं लिया। अब ये राहुल गांधी की चूक थी या शशि थरूर को कुछ संकेत देने की कोशिश? इस घटना के बाद शशि थरूर ने कहा है कि पार्टी में उनके योगदान को नजरअंदाज किया जा रहा है। आज बसंत पंचमी के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बताया कि जापान से लेकर अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित इंडोनेशियाई दूतावास के बाहर 12 फीट ऊंची मां सरस्वती की प्रतिमा का होना ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति का विस्तार दूर दूर तक रहा है। एक देवी हैं बैजेंटीन, जो गॉडेस ऑफ विजडम मानी जाती हैं, लोटस पे बैठती हैं और हाथ में वीणा है। तो मुझे लगता है आप लोगों को और समझने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि वो क्या है। और ये तो पूर्व में हुआ, और पश्चिम में देखिए तो वॉशिंगटन डीसी में मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया की एम्बेसी के बाहर 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी है, जिसके नीचे 3 बच्चे पढ़ते हुए दिखाए गए हैं और वो गर्व से कहते हैं कि ये हमारी संस्कृति है,
इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। तो जिन लोगों के ऊपर, जिनकी आंखों के ऊपर सेकुलर चश्मा चढ़ा हुआ है, उनको वॉशिंगटन से लेके जापान तक भारतीय संस्कृति के इस शानदार प्रभाव को देखकर अपना चश्मा उतारने का प्रयास करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उन्हें नमन कर उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को ये जानकारी होनी चाहिए कि भारत की आज़ादी में नेताजी का क्या प्रभाव रहा है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिनकी वजह से भारतीय सेना पर अंग्रेजी हुकूमत का विश्वास हिला और भारत को आज़ादी मिली। इस कारण से आज़ादी की वो स्थिति बनी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तो 30 जून 48 डिसाइड किया था भारत की आजादी। इसीलिए माउंटबेटन 30 जून 48 तक भारत में रहे। ये 15 अगस्त 47 को क्यों छोड़ के चले गए? इसका उत्तर क्लॉड ओकेनले के करेस्पॉन्डेंसेस में, स्टीफर्ड क्रिप्स के जवाब में और क्लेमेंट एटली के जवाब में है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए की वजह से भारतीय सैनिकों पर भरोसा करना अब उनके लिए संभव नहीं था। सुधांशु त्रिवेदी ने माना कि कांग्रेस ने सदैव नेताजी का अपमान किया, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को असल सम्मान मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा को स्थापित कराया। 1943 की आजाद हिंद की निर्वासित सरकार के 75 वर्ष पूर्ण हुए थे, तो जो हमारे सेनानी उस समय जीवित थे, उन सबको पूर्ण गौरव और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया और उनका सम्मान किया। किसी राजनीतिक दल ने प्रधानमंत्री जी से पूर्व इस ढंग का सम्मान नेताजी का नहीं किया। और वो इंडिया गेट, जहां 1968 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति रही, वहां पर नेताजी की मूर्ति को पुनर्स्थापित किया। इसके बाद ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान क्यों नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी भी तो कांग्रेस की ही गोत्र की है, आप भी तो कांग्रेस में ही थे, इतने दिन तक क्यों नहीं याद आया कि नेताजी को वो सम्मान और वो स्थान मिलना चाहिए। और आज भी मैं तृणमूल कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज भी आपके नाम में कांग्रेस है, वो कांग्रेस जिसका हमने इतना चिट्ठा बताया, जिसने नेताजी के साथ क्या क्या नहीं किया। और फिर मैं कह रहा हूं, नेताजी कांग्रेस के नेता थे, मगर कांग्रेस में जिस परिवार ने किया उस इंडी गठबंधन के साथ आप खड़े हैं। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति आपके मन में लेश मात्र भी सम्मान है, तो तृणमूल कांग्रेस को अपने नाम में से कांग्रेस हटा देना चाहिए, अन्यथा बंगाल की प्रबुद्ध जनता उनको तृणमूल से उद्ध्वस्त कर देगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्षिकी व्याख्यान को संबोधित किया। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भविष्य में युद्ध से जुड़े खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भविष्य में पैदा होने वाले युद्ध के खतरों पर सोच विचार करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। Preparing for future threats and challenges demands a system-level transformation across how the Indian military thinks about war and organizes for it and nurtures its officers and men. Post-Operation Sindoor, we are also looking at a framework which thinks and ideates on how warfare will evolve in future, and that will be part of our headquarter ideas as a future operations and analysis group. As far as organizational and structural changes are concerned, all three services are working towards it, and the ultimate would be, which we are trying to attempt at among the three services, was establishment of integrated theatre commands. सोशल मीडिया पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का एक वीडियो गलत दावे के साथ पेश किया जा रहा है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत गजा शांति बोर्ड में पाकिस्तान को शामिल किए जाने का विरोध कर रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। यह वीडियो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा हैंडल द्वारा साझा किया गया है और डिजिटल रूप से छेड़छाड़ किया हुआ है। डीप फेक वीडियो है ये, और जिसे लोगों को गुमराह करने और गलत जानकारी फैलाने के उद्देश्य से वायरल किया जा रहा है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है।
मतदाता पुनरीक्षण अभियान को आवश्यक बताते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर निरंतर कार्य करना होगा। 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन के समापन समारोह में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने में भारत की भूमिका रही है और भारत इन भूमिकाओं को आगे बढ़ाता रहेगा। इसके लिए हमें तकनीक का प्रयोग चुनाव प्रबंधन संस्थानों में निरंतर सुधार करना होगा। All electoral management bodies, the electoral commissions had highlighted the strengths of democracy, the challenges which the democracies face, and the methodologies to address these challenges. Pure electoral rolls containing names of all eligible electors as per law are the foundation of any democracy. The use of technology. Election management bodies would try and adopt latest technologies while ensuring the integrity of elections as mandated by law to facilitate the electors and proactively counter misinformation. इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।